हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर एंड यूजेस ऑफ पॉलीमर, ये मेनली 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर में जो हम लोगों को आने चाहिए। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्लासिफिकेशन के 3 पार्ट्स ले चुका हूं। अब 4th पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। उन पॉलीमर्स का सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है, उनका फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग पॉलीमर्स को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक है एडिशन पॉलीमर, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। मैंने लिख भी दिया है। फर्स्ट लेंगे एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहा जाता है एंड कंडेंसेशन पॉलीमर मींस स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, एडिशन पॉलीमर मींस एडिशन रिएक्शंस इनमें होती है। ऐसे पॉलीमर जिनका फॉर्मेशन एडिशन रिएक्शन से होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर मींस ऐसा पॉलीमर जिनका फॉर्मेशन कंडेंसेशन रिएक्शन से हुआ है, जिनका पॉलीमराइजेशन में कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक H2O बाहर निकले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए एडिशन पॉलीमर्स। फर्स्ट है 4.A कर देता हूं, जो भी पॉइंट था, या 4 था या D था, जैसा भी कर लीजिए। फर्स्ट है एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर which are formed by addition reactions। addition reactions, ठीक है। अरे यार, ये क्या करना है। अब एडिशन रिएक्शन से कौन होंगे? जिनमें एल्कीन्स होंगी, तो एल्कीन्स के या एल्काइंस के जो पॉलीमर्स होते हैं वो सभी एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। ओलिफिन्स जिन्हें कहा जा सकता है, एल्कीन्स के पॉलीमर्स होंगे, या तो एल्कीन के होंगे या एल्काडाइन के होंगे, और भी कई तरह के कंपाउंड्स के एडिशन पॉलीमर होते हैं। अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो कितने तरह का होता है वो भी समझ लीजिएगा। मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन या मेथड्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। पहले मैं मेथड समझा देता हूं, उसके बाद में एग्जांपल्स भी लेंगे एडिशन पॉलीमर के, और फिर कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल, सारे एग्जांपल से ही ले लेंगे। यूजेस के लिए मैं अलग से आप लोगों को लिस्ट दूंगा, वो यूजेस आप लोगों को पढ़ने होंगे। 4 टाइप की रिएक्शंस हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए। फर्स्ट है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन एनायोनिक पॉलीमराइजेशन एंड एक और है कैटालाइटिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट एक होता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट कर लेना, है ना। एडिशन पॉलीमराइजेशन ही है, बट एक स्पेसिफिक टाइप का कैटलिस्ट है, कैटालाइटिक पॉलीमराइजेशन है, जिसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लेते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैसे होता है और किन में होता है। जिनके फ्री रेडिकल स्टेबल बनते हैं। फर्स्ट है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, मैं अब इनके बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट्स नहीं लिखवाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जिनके फ्री रेडिकल स्टेबल बनेंगे वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करेंगे। और फ्री रेडिकल रिएक्शन किससे इनिशिएट होते हैं? इनिशिएटर कौन होते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए? आप लोगों को पता है, फ्री रेडिकल्स पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में इजीली होती है, तो इनके लिए इनिशिएटर्स भी वही होंगे। तो क्या लिखूं कि ये पॉइंट्स फ्री रेडिकल रिएक्शंस के लिए? ये तो मुझे लिखना तो नहीं चाहिए। तो
व्हेन फ्री रेडिकल्स या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स आर स्टेबल फॉर मोनोमर्स, दे कैन यूज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो जैसा भी है लिख लीजिए आप लोग इसमें। एग्जाम्पल्स लेता हूं किन के लिए ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन यूज किया जाता है। जैसे ये है स्टाइरीन, यहां अगर मान लीजिए रेडिकल जुड़ा तो रेडिकल यहां स्टेबल होगा कि नहीं? इसमें भी रेडिकल स्टेबल है, डबल बॉन्ड CN, तो यहां आएगा और CN के यहां पास में रेडिकल बनेगा, डबल बॉन्ड के पास में रेडिकल स्टेबल होगा। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनमें फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, तो वहां फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का यूज करेंगे। जैसे इसका मैकेनिज्म आपको बता देता हूं। मैकेनिज्म जैसे मैं इसकी बात करूं स्टाइरीन की, स्टाइरीन तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है एंड एनायोनिक पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है। चारों तरह का पॉलीमराइजेशन इसमें हो सकता है, क्योंकि पीएच के पास में तो कैटायन एनायन फ्री रेडिकल सभी स्टेबल होते हैं। तो इसी को मैं एग्जांपल बनाते हुए सब जगह लूंगा। जैसे ये है स्टाइरीन और आपने यहां पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन किया है, H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन किया है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो पहले स्टेप में तो होगा होमोलाइसिस और बना HO रेडिकल। अब HO रेडिकल ने रिएक्शन स्टार्ट किया, ऊपर वाली रिएक्शन तो इनिशिएशन स्टेप है। क्या ये भी लिखना चाहिए क्या? मुझे लिखना तो पड़ेगा। तो फर्स्ट है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन। अब इसमें देखना टाइम बहुत लग जाएगा, जबकि है वो बिल्कुल सिंपल सी चीज। इनिशिएशन स्टेप है ना, जिसमें पेरोक्साइड का होमोलाइसिस हुआ और HO रेडिकल्स बने। फिर है चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप में इस एल्कीन पर OH फ्री रेडिकल ने अटैक किया और OH फ्री रेडिकल कॉर्नर पे अटैक करेगा तो रेडिकल यहां बनेगा पीएच के पास, जो कि ज्यादा स्टेबल है। यहां रेडिकल बना, OH यहां आया, रेडिकल यहां बना। अब ये वाला रेडिकल अगेन, ये प्रोपगेशन स्टेप्स तो कई बार चलता है ना, तो ये वाला रेडिकल अगेन स्टाइरीन के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करे, ये प्रोपगेशन का सेकंड स्टेप हो गया। तो रेडिकल ने यहां अटैक किया, इस जगह बॉन्ड बनाया तो यहां रेडिकल बना। तो यहां OH है, यहां PH था ही, और यहां PH, और यहां डबल बॉन्ड था, इस जगह रेडिकल है, इस रेडिकल ने इस डबल बॉन्ड पे बॉन्ड बनाया इस तरीके से, और ये रिएक्शन में रेडिकल यहां बना। ऐसे करते करते आगे तक कई रेडिकल्स बन सकते हैं। ये रेडिकल अगेन एल्कीन पे रिएक्शन करे, फिर एल्कीन पे रिएक्शन करे, तो बड़ी सी चेन बन सकती है। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके आए, मान लीजिए n स्टेप्स इसमें हुई हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से यहां n नंबर ऑफ, यहां CH2 कर दे, CH कर देता हूं, ये बॉन्ड बना, और इस तरह से n नंबर ऑफ रेडिकल्स यहां बनते जाएंगे। आखिरी में जो भी होगा वो रेडिकल होगा। यहां कर देता हूं रेडिकल ऐसे। चेन टर्मिनेशन स्टेप होगी तब ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। टर्मिनेशन स्टेप कब होता है? जब इसका अमाउंट कम पड़ने लगे। तो जब चेन टर्मिनेशन स्टेप होगी, चेन टर्मिनेशन स्टेप, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में ये रेडिकल्स जो भी हैं, जैसे ये वाला था ना OH रेडिकल, और उसके बाद में n नंबर ऑफ CH2 आए हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जुड़ते गए, और कहीं इसी साइड में आके आगे जाते हुए वो इस तरह से आगे बन जाएगा। मैं इसको कैसे बनाऊं? ठीक है, चेन खत्म हो जाएगी। टर्मिनेशन स्टेप में रेडिकल रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं। इसको मेरे को बनाना तो चाहिए। ये रेडिकल हैं, ऐसे कैसे दो आपस में जुड़ जाएंगे और चेन
टर्मिनेट हो जाएगी, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, ये जानते हैं आप लोग। तो ये तो हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ज़्यादातर एल्कीन्स में हो जाता है, ज़्यादातर एल्कीन्स में। हाँ, कैटायनिक और एनायोनिक जो है वो बिल्कुल ईजी है, जिनमें कैटायन स्टेबल बने। तो ये लिखो पहले, तो इसे हटाता हूँ मैं, फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन में ही लेंगे। मैकेनिज्म सेकंड टाइप का मैकेनिज्म होगा कैटायनिक मैकेनिज्म, लिख लीजिए इसे। तो सेकंड लेते हैं कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। ये तो मैंने बता ही दिया कि वहां होगी जहां कैटायन ज्यादा स्टेबल होंगे। किसके प्रेजेंस में इनिशिएट होगी? तो इसमें इनिशिएट करने वाले इनिशिएटर इसमें होंगे जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, जैसे H+ या BF3। ये सभी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे और कैटायन बनाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स यहां इनिशिएटर का काम करते हैं। अब कैटायनिक फॉर्म, कैटायन इसमें बनेगा, कार्बोकैटायन इसमें बनेगा, तो रीअरेंजमेंट भी इसमें हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, रीअरेंजमेंट होकर भी आगे पॉलीमर फॉर्मेशन हो सकते हैं। रिएक्शन मैं उसी में बता रहा हूं, स्टायरीन में। मैकेनिज्म डायरेक्ट बता देता हूं कि यहाँ पीएच है और आपने इलेक्ट्रोफाइल यूज किया H+। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कॉर्नर पे आके जुड़ा, जिससे कि कैटायन यहाँ बना, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगेन किसी दूसरे चेन पर अटैक करे, किसी दूसरे एल्कीन पर अटैक करे, तो यहां कैटायन यहां अटैक करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा। फिर सेम रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन बढ़ती जाए। अब रिएक्शन खत्म कहां होगी? इस पॉजिटिव चार्ज ने यहां अटैक किया, पीएच है और यहां पीएच, और चेन आगे से आगे कई स्टेप तक बढ़ती जाएगी। अब खत्म कहां होगी? जब इसमें हम लोग है ना कोई न्यूक्लियोफाइल डाल देंगे, एंड में हम लोग इसमें न्यूक्लियोफाइल का यूज कर लेंगे। न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा या बेस होगा, वो बेस यहां आके इस कैटायन पर जाकर जुड़ जाएगा। और ये तो मैंने छोटी सी चेन बनाई है, ऐसे बहुत बड़ी सी चेन फॉर्मेशन होगी, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंड में यहां पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये चेन खत्म होती है। ये भी वही है, चेन इनिशिएशन हुआ स्टार्टिंग में, फिर तो प्रोपगेशन इसमें होता गया। ये स्पेसिफिक कंडीशंस में होती है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कैटायंस में भी ऐसा हो जाएगी रिएक्शन। स्पेसिफिक कंडीशन में है, स्पेसिफिक टेम्परेचर में है, स्पेसिफिक प्रेशर का यूज किया गया है। कुछ कैटलिस्ट हैं जिनके प्रेजेंस में हर पॉलीमर के लिए अलग अलग कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। एक ऐसा ही एनायनिक पॉलीमराइजेशन है, ये भी लिखो। अच्छा, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए सुटेबल मोनोमर कौन कौन से हैं? एक तो मैंने ये बता ही दिया, इसमें H+ कॉर्नर पे जुड़ेगा तो कैटायन स्टेबल बनेगा। इसके लिए विनाइल एसीटेट होता है ना, उसमें OCH3, तो यहां अगर H+ जुड़ेगा तो कैटायन यहां स्टेबल बनेगा। इनमें कैटायनिक पॉलीमराइजेशन आसानी से होता है। ये है, ये मोनोमर्स है। ऐसे ही एनायोनिक पॉलीमराइजेशन है, लिखो इसे, मिटा देता हूं मैं, जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट थर्ड है एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। एनायोनिक पॉलीमराइजेशन, इनिशिएटर कौन होंगे इसमें? न्यूक्लियोफाइल। इनिशिएटर होंगे इसमें न्यूक्लियोफाइल्स, लाइक H-, NH2-, न्यूक्लियोफाइल होंगे NH2-, या कोई R-, RLI का भी यूज किया जाता है इसमें, एटसेट्रा। ठीक है। और किन मोनोमर्स में पॉलीमराइजेशन ये हो सकता है? तो जिनका एनायन स्टेबल हो, जैसे स्टायरीन में तो एनायन स्टेबल होगा ही होगा, जब से यहाँ H+ आया तो कैटायन नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा। या फिर ऐसे कंपाउंड जिनके एनायन इस तरीके से स्टेबलाइज हो, जैसे कि ये है साइनाइड। अब यहां न्यूक्लियोफाइल आएगा तो नेगेटिव चार्ज यहां बनेगा, नेगेटिव चार्ज इस साइनाइड के पास स्टेबल है,
ये विनाइल मिथाइल एक्राइलेट है, इथाइल एक्राइलेट, मिथाइल एक्राइलेट। यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, -m के साथ में स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मोनोमर्स हैं, जो कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। अब इसमें मैकेनिज्म क्या होगी? मैकेनिज्म कुछ बिल्कुल सिंपल सी है, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। जैसे ये साइनाइड के लिए बता रहा हूँ, एक्राइलोनाइट्राइल, जिससे पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, क्योंकि इसका -m इफेक्ट है, -m इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहाँ रहेगी, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके जुड़ेगा इस जगह, और यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ साइनाइड है, साइनाइड नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज रखेगा। अब ऐसी रिएक्शन अगले स्टेप में भी चला जाए, जिसे चेन प्रोपोगेशन कहूँगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा। क्या बना? न्यूक्लियोफाइल तो ये रहा, साइनाइड इस जगह है, और यहाँ फिर साइनाइड है, फिर नेगेटिव चार्ज, और ये स्टेप्स आगे से आगे बढ़ता रहे और ख़त्म कहाँ होगा? जहाँ उसमें आप कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दोगे, एसिड डाल दोगे, जिसमें इस नेगेटिव चार्ज के साथ में OH+ जुड़ जाएगा, और कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनना चाहिए फिर। मतलब साइनाइड है, ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, H जुड़ जाएंगे, इस तरह से PAN का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था? ऑर्लोन भी कहा था। ठीक है, और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ, कैटलिस्ट मैं बता दूंगा क्या है, वो लिख लेना चाहिए। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है कौन? जो चौथा पॉइंट था ना, जिगलर-नाटा, ऐसे ही कुछ स्पेलिंग है यार, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। तो ये तो है टाइटेनियम क्लोराइड है, और प्लस इथाइल और एल्युमिनियम, इसके मिक्सचर को कहा जाता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, और इसकी प्रेजेंस में अच्छा खासा एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। अब एग्जांपल्स लेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन के, कंप्लीट करो यहां तक, जल्दी से लिखो, फिर कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल लूंगा। चलो ऐसा करता हूं, पहले एडिशन पॉलीमर क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है बस वो बता देता हूं, फिर उसके बाद में एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। तो यहां तक आप लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं इसे। तो 4.B कर देता हूं। B कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ये बताओ आप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कर दें, क्या होगा? एस्टर बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें वाटर का मॉलिक्यूल या अमोनिया का मॉलिक्यूल या छोटे कोई इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल निकले, छोटे मॉलिक्यूल्स निकले और बड़े से मॉलिक्यूल्स मतलब पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर। तो विच आर फॉर्म बाय एडिशन कंडेंसेशन रिएक्शंस, कंडेंसेशन रिएक्शंस, बस इतना सही लिखूंगा और ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। अगर 3 फंक्शन ग्रुप होंगे तो उसमें ब्रांचिंग निकल जाती है, 2 ही फंक्शन ग्रुप होते हैं तो चेन निकलती है। अगर 3 फंक्शन ग्रुप होते हैं, ज्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं तो उनमें ब्रांचिंग भी निकल सकती है। उसके बारे में बात करते हैं। अब एग्जांपल्स लेंगे, ये क्लासिफिकेशन मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। एग्जाम्पल एडिशन से स्टार्ट करूंगा, फिर कंडेंसेशन पॉलीमर से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे उसी के अंदर, यूजेज अलग से पढ़ेंगे। लिख लो यहां तक। तो क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ। और अब लिखिए एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स विद सिंथेसिस, मतलब रिएक्टेंट कौन सा है।
स्टार्टिंग में मैं एडिशन पॉलीमर ले रहा हूं, सारे ही एडिशन पॉलीमर का यूज मैं यहां करूंगा स्टार्टिंग में। फर्स्ट है मतलब इथाइलिन लिया है, इथाइलिन, और इथाइलिन से क्या बनेगा, n नंबर ऑफ इथाइलिन है, n नंबर ऑफ इथाइलिन से क्या बनना चाहिए, पॉली इथाइलिन। कैसे, ऐसे भाई, ये डबल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ये इथीन का यहां तो बना सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड यहां चला गया, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, फिर ये बॉन्ड यहां चला गया, ये बॉन्ड यहां चला गया, ये बॉन्ड यहां चला गया, आगे से आगे बड़ी सी चेन बन जाए तो CH2 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 सैचुरेटेड चेन बनती है। तो पॉली इथाइलिन में अनसैचुरेशन नहीं होता है, ये क्या बन गया, पॉली इथाइलिन, पॉली इथाइलिन। अब ये भी दो तरह का होता है पॉली इथाइलिन भी, एक लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन, एक हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन। लो डेंसिटी LDPE करते हैं, लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। ऐसे ही हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन, पॉली इथाइलिन शॉर्ट में LDPE, और इसे HDPE इस तरीके से लिखा जाता है। इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। बनते कैसे हैं, तो लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन का फॉर्मेशन किया जाता है, होगा तो इथाइलिन से ही। इथाइलिन के, मैं थोड़ा बड़ा लिखूं यार, कितना कवर कर रही है स्क्रीन, ठीक है। ये इथाइलिन है, इथाइलिन का एडिशन किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हीट किया जाए, हाई टेम्परेचर पर, है ना। और भी पेरोक्साइड भी डाल देते हैं, हाई प्रेशर टेम्परेचर सब कुछ तो डाल दिया, तो इसमें लो डेंसिटी पॉलीइथीन बना। इतनी मेहनत करने के बाद भी लो डेंसिटी पॉलीइथीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जबकि इथाइलिन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज किया जाए, TiCl4 प्लस AlEt3 का यूज किया जाए। एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना नहीं लेते, 5-6 डिग्री, 5-6 एटमॉस्फेयर के आसपास लेते हैं, थोड़ा बहुत हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, इतना नहीं इतना ज़्यादा हीट किया जाए जितना, इसमें बहुत ज़्यादा हीट भी किया जाता है, प्रेशर भी अच्छा खासा लगाया जाता है। तो इसमें हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का फॉर्मेशन होता है। यूजेज में बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, उसके लिए तो टेबल बना के दूंगा आप लोगों को। लो डेंसिटी पॉलीइथीन से तो आपके घर में जो थैलियां यूज होती है ना, पॉली बैग्स, सबसे ज्यादा तो यूज उसी का किया जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट तो बहुत दुखी है, तुम्हें पहले भी बताया था मैंने। क्यों दुखी है, अरे वो यार सब जगह तो वो फंस जाती है, नालियों में फंस जाती है। यूज मतलब अपने एनवायरनमेंट के लिए तो हार्मफुल ही है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम सोच समझ के सब कुछ कर सकते हैं ना, इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तुम समझ गए होंगे यूज नहीं करना है, मैं भी करता हूँ, पर मुझे भी यूज नहीं करना है। मैं अपने आप को शिक्षा दे रहा हूँ, तुमको भी दे रहा हूँ, यूज नहीं करना है। वैसे मैं कई बार है ना शॉप्स पे जाता हूँ तो बैग लेके जाता हूँ, ऐसा नहीं कि लाओ, अब तो बैन भी हो गई है, बीच में तो बैन होती है, कई बार बैन हो चुकी है, बैन होती है, थोड़े से दिन चलता है, फिर आ जाती है, फिर बैन होती है, फिर आ जाती है। आती कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स ही अगर नहीं रहते हुए तो बनती नहीं तो मार्केट में भी नहीं आती, क्या पता कहाँ से आती है। चलो कोई नहीं। तो लो डेंसिटी पॉलीइथीन का यूज किया जाता है। इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लास्टिक की कैटेगरी में नहीं आता है, फिर भी बहुत सी जगह इसका यूज़ करते हैं, सस्ता भी होता है। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन अच्छे लेवल का प्लास्टिक है। जो ये बॉटल्स बनती है ना, प्लास्टिक की बॉटल्स, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बनती है। क्या जितने ये डस्टबिन, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये बकेट, डस्टबिन,
ये किससे बनता है? हाई डेंसिटी पॉलीइथीन से बनता है ना। बॉटल्स मैंने बताया, टॉयज बनते हैं इसके। एक बार तो क्वेश्चन आया हुआ था कि इतना टेम्परेचर पे, प्रेशर पे जो पॉलीथीन बनता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, उससे डस्टबिन बनते हैं या नहीं है, ट्रू फॉल्स बताना था। तो डस्टबिन किससे बनते हैं? हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। तो डस्टबिन तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज किया जाता है, अच्छे फूड ग्रेड प्लास्टिक के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो पहला ही था। पहला क्या था? पॉलीइथाइलिन। दूसरा है प्रोपीन। ये लो, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, कौन है ये? प्रोपीन। प्रोपीन को प्रोपाइलीन भी कहते हैं, कॉमन नेम है, जैसे इसे इथाइलीन कहते हैं। इथाइलीन या इथीन भी बोल देते हैं, पॉलीथीन भी बोल देते हैं। पॉलीथीन, पॉलीइथीन। ठीक है, संधि विच्छेद करो इसका तो पॉलीइथीन आएगा। हाँ, पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन का पॉलीमराइजेशन किया गया। कई मेथड्स हैं जो आपको बताए हैं, उन मेथड से स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन किया गया। इसके लिए टेम्परेचर याद रखने की जरूरत है, एनसीईआरटी में गिवन है। ये देखिए, तो इससे क्या बनेगा? CH CH2, यहां गया बॉन्ड एक पीछे की तरफ और आगे से आगे ये जुड़ते गए, पॉलीप्रोपाइलीन फॉर्मेशन हुआ। पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन। इसका भी यूज पॉलीथीन की तरह ही किया जाता है, थोड़ा अच्छे लेवल का प्लास्टिक है। बच्चों के दूध की बॉटल्स जो बनाई जाती हैं, है ना, वो यही फीडिंग बॉटल्स जो होती है वो इनकी बनाई जाती हैं। और पॉलीप्रोपाइलीन के जो होते हैं वो बॉटल्स भी बनाई जाती है। बॉटल तो मैंने बता ही दी। इसके अलावा इसके वो रस्सियाँ बनाई जाती है। हालांकि इसमें और भी कुछ प्रोसेस किया जाता है आगे। यहां अगर मिथाइल को हटाकर मैं पीएच रख दूं, पीएच मतलब क्या बन जाएगा? ये इसका नेम क्या है? स्टाइरीन। और स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन किया गया तो क्या बना? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन के कई नाम थे। पॉलीस्टाइरीन के कई नाम तो क्या थे? एक दो ही नेम थे। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन। इसका एक और नाम था स्टाइरोन। यूज क्या है? यूज तो थर्माकोल देखा है क्या? थर्माकोल पैकेज में। अब आप स्टूडेंट्स हो और कुछ दिनों पहले छोटी क्लासेज में भी थे, कुछ सालों पहले, तो बहुत से वो बनाते होंगे प्रोजेक्ट टाइप के थर्माकोल से, है ना। पेरेंट्स को बहुत परेशान करते होंगे, आज ये लाओ आज वो लाओ, वही थर्माकोल। थर्माकोल मेनली पॉलीस्टाइरीन ही है। हालांकि अब ऐसा मत समझना यार पॉलीस्टाइरीन का इमेज तुम्हारे दिमाग में बन जाए, उसमें तो हल्का होता है पॉलीस्टाइरीन, ऐसा नहीं है। वो तो पॉलीस्टाइरीन को मेल्ट किया गया है, कोई रिएजेंट डाले गए हैं और उसमें से हवा पास की गई है हाई प्रेशर पे, तो उसमें जो फॉग बन जाता है, जो उसके बीच में जो हवा भर जाती है, उसको वो ठंडा करोगे ना तो उसको फिर स्लाइस में काट लिया जाता है। इस तरह से बनता है थर्माकोल। लेकिन थर्माकोल पॉलीस्टाइरीन है। ठीक है, टीवी के, रेडियो के कैबिनेट बनाए जाते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ रेडियो के कैबिनेट। अब आपने रेडियो देखे ही नहीं होंगे कभी। किसी स्टूडेंट ने अगर रेडियो देखे हैं तो मुझे लगता नहीं है आपकी एज में किसी ने रेडियो देखे हो। रेडियो मतलब वो सेट करते थे ऐसे घुमा घुमा के, है ना, तो वो कैबिनेट्स इनके बनाए जाते हैं। बहुत सारे केसेस भी बनाए जाते हैं, आज भी बनाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो मिलेगा ना उसमें यूज़ में, बुक में, सभी में लिखा हुआ मिलेगा टीवी और रेडियो के केसेस, मतलब कैबिनेट का फॉर्मेशन इससे किया जाता था। आज की डेट में तो और भी हाई ग्रेड अच्छे पॉलीमर्स हैं, लेकिन पॉलीस्टाइरीन आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। पैकिंग में यूज़ किया जाता है क्योंकि थर्माकोल पैकिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, पैकिंग्स में बनाया जाता है, इसको पैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और लेता हूं, लिखो इसे। तो ये सभी एडिशन पॉलीमर ही हैं। फोर्थ नंबर पे लेते हैं पीवीसी। फोर्थ है
ये है विनाइल ग्रुप, ये विनाइल है और यहां Cl लगा दिया तो विनाइल क्लोराइड हो गया। तो ये है विनाइल क्लोराइड। अब आपके दिमाग में काफी कुछ बैठ गया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही वो बता दिया था कि हाँ भाई मोनोमर ये हैं, पॉलीमर ये हैं, मोनोमर ये हैं। अब ये बार बार तुम्हारे दिमाग के सामने या तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा है तो दिमाग में गहराई तक बैठ रहा है। हो सकता है पढ़ाने का तरीका आपको लग रहा होगा बोरिंग सा है, यार है ही बोरिंग, क्या करें। थोड़ा खुद बैठ के पढ़ोगे, बुक को खींच के पढ़ोगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर ठीक है, यहाँ भी पढ़ सकते हैं आप लोग, टाइम ज़्यादा लगेगा बस थोड़ा सा। तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन किया जाए तो बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पीवीसी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन है। नेम कितनी बार लिखूं, विनाइल क्लोराइड। मैंने बताया था क्या यूज करते हैं, यूजेज में बोलते आ रहा हूं ना, जिससे तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए कि हाँ यार हम लोग यहाँ इसका यूज करते हैं। जब वो पिक्चर बनेगी ना तब इसको अच्छी तरह आप समझ पाओगे। तो पीवीसी के पाइप बनते हैं। आजकल जो प्लास्टिक के पाइप जो घरों में यूज करते हैं, पहले तो उसके यूज करते थे जीआई पाइप, जिसको लोहे के पाइप बोला करते थे अपन, लेकिन आजकल पीवीसी पाइप आते हैं व्हाइट कलर के से, ब्लैक भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये पीवीसी के पाइपिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। वायर्स की जो केस बनाया जाता है, वायर के ऊपर की जो लेयर बनाई जाती है, घरों में जो वायर यूज करते हैं ना, उसके ऊपर की जो लेयर होती है कॉपर वायर के ऊपर, वो पीवीसी की ही होती है। प्लास्टिक फ्लोर्स बनते हैं, विनाइल फ्लोर है ना, चिपका दिए जाते हैं बिल्कुल चमचमाते हुए, आपको लगता है वाह क्या फ्लोर बना हुआ है, तो वो विनाइल फ्लोर भी इसका यूज किया जाता है। और पोस्टर्स में इसका यूज किया जाता है, विनाइल पोस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स बनते हैं, तो पीवीसी का अच्छा खासा यूज है। और पीवीसी मैंने बताया था थोड़ा हार्ड होता है, और उसको सॉफ्ट बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स मिलाने होते हैं, और सबसे ज्यादा प्लास्टिसाइजर की जो खपत है इस वर्ल्ड में वो पीवीसी के कारण ही है। पीवीसी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्लास्टिसाइजर्स का। नेक्स्ट, यहां एक क्लोरीन तो लगा दिया, अब मैं यहां 4 फ्लोरीन लगाने जा रहा हूं इथीन पर। क्या बना, टेट्रा फ्लोरो इथीन या इथाइलिन। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन किया गया तो क्या बना, F2 कार्बन F2 और ये सिंगल बॉन्ड, ये बना पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, ये बना ना PTFE। इसका दूसरा, इसका एक और नेम है टेफ्लून। टेफ्लून, टेफ्लून का नाम तो सुना ही होगा है ना, नॉन स्टिक कुकवेयर्स पे टेफ्लून कोटिंग होती है। हालांकि वो अच्छी नहीं कही जाती है, बॉडी के लिए तो अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो हम लोगों की बॉडी में जाती है, फिर भी टेफ्लून कोटिंग काफी हार्ड होती है। वो ब्लैक कलर के पैन देखे होंगे आप, फ्राइंग पैन, उस पर है ना ब्लैक कलर की कोटिंग, साइड ब्लैक टाइप के देखे होंगे, तो उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है। अब पीवीसी कोटिंग और आप उसको गैस पे चढ़ा देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो टेफ्लॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस पे खाना चिपकता नहीं है, जल जाएगा तो चिपकेगा नहीं, तो नॉन स्टिक कुकवेयर्स में इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब वैसे तो बुक्स में और भी कई पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हाई टेम्परेचर पे खाने से जो होता है मटेरियल उससे रिएक्शन भी करता है, पर करता है तो आप समझ लीजिए इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ तक तो मैंने एक जगह पढ़ा था कैंसर तक प्रोड्यूस करने में इनका योगदान होता है अच्छा खासा, और आजकल कैंसर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। मैं शायद आप लोगों की एज में था तो मेरे को मतलब जहाँ तक मुझे याद है, आप लोगों की एज मतलब कॉलेज तक भी मेरे को कोई ऐसा मेरे आसपास में सुनने को नहीं मिलता था ऐसा कोई केस कि भैया वो पर्टिकुलर जो भी है वो कैंसर से मर गया। मतलब फिल्म स्टार और ये चीज छोड़ो,
वो तो सुना था, बट मेरे फैमिली में या आसपास में या पड़ोसियों के रिलेशन तक किसी में कभी सुनने को नहीं मिला था कि कैंसर के पेशेंट हैं और वो इस कैंसर से मर गए, है ना। बट आज की डेट में मेरे रिलेटिव्स में, मेरे दोस्तों के पेरेंट्स में, और मतलब ऐसे इतना सारा सुनने को आया कि कैंसर तो मतलब बिल्कुल बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ, हो सकता है उस जमाने में डायग्नोस नहीं हुआ था होगा, लेकिन यार इतना पुराना भी नहीं हूं मैं, डायग्नोस तो हो ही जाता होगा, ऐसे कोई खास बात नहीं है। ठीक है, हम लोगों का खान पान इस तरह का हो गया, इतना पेस्टिसाइड्स का मतलब हम लोग यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं खाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में, और अनजाने में क्या, जानबूझ के भी। तो ये यूज करते हैं ना हम लोग। चलो, इससे बच के रहना। अब टेफ्लॉन का कोटिंग की जाती है, बता दिया मैंने। पेंट्स के ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है। पेंट गाड़ियों पर जो है इसकी कोटिंग कर दी जाती है। कोटिंग करोगे तो क्या होगा, नॉन स्टिक, हार्ड भी होता है, ऐसे स्क्रैचेस थोड़ी ना आते हैं। फ्राइंग पैन पे इजीली स्क्रैच नहीं आते। तो हार्ड कोटिंग अगर गाड़ी के ऊपर हो जाएगी बिल्कुल चमकते चमकते, तो उस पर है ना स्क्रैचेस नहीं आएंगे, और धूल भी उस पर चिपकेगी नहीं, क्योंकि नॉन स्टिक टाइप का है। तो उस पर पेंट्स वगैरह में भी इनका यूज किया जाता है, टेफ्लॉन कोटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। ये है विनाइल, और यहां साइनाइड लगा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, विनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल, है ना। यहां COOH होता है, अगर साइनाइड की जगह COOH होता तो उसे एक्राइलिक एसिड कहा जाता है। और ये क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन करें तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल फॉर्मेशन होगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पान, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल PAN, पान। और इसी को ही क्या कहा जाता था, ऑर्लोन, ऑर्लोन, इसे ही ऑर्लोन कहा जाता है, और इसे ही एक्राइलिन भी कहा जाता है, एक्रिलीन, ऐसा ही कुछ नाम था, एक्रेलिन, एक्रेलिन या एक्राइलिन, ये मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, एग्जैक्ट स्पेलिंग में भूल गया, एक्राइलिन भी इसे कहा था। यूज बताता हूँ, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का यूज ब्लैंकेट्स बनाने में किए जाते हैं। सर्दियों में, आजकल सर्दियों में बिल्कुल रंग बिरंगे, आप मार्केट में निकलो तो कलरफुल बिल्कुल अट्रैक्टिव ब्लैंकेट्स होते हैं, तो ये इसी के होते हैं, पहन के। इसके अलावा भी हैं, स्वेटर्स बनाने में किया जाता है, कारपेट बनाए जाते हैं, है ना। कारपेट भी, गर्म कारपेट जो होते हैं वो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल के बनाए जाते हैं, तो इनके एक्राइलिक फाइबर्स बनते हैं। विनाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड समझते हो ना, ये रहा एसिटिक एसिड, है ना। और ऑक्सीजन से अगर विनाइल ग्रुप जुड़ा हो तो विनाइल एसीटेट कहेंगे। तो ऑक्सीजन से इस तरीके से लगा के दिखाता हूँ, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड और O, और COCH3, विनाइल एसीटेट। इससे क्या बना, ये CH, केवल डबल बॉन्ड का एडिशन कर रहा हूं, और कोई ग्रुप का एडिशन नहीं कर रहा हूं। तो ये है विनाइल एसीटेट, एसीटेट, और इससे क्या बना, पॉलीविनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट। PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट का यूज भी एडिसिव्स में किया जाता है, चिपकाने के लिए। बहुत सारे एडिसिव्स बनाए जाते हैं, फेविकॉल मान लो आप, तो उसमें यूज किया जाता है, और भी कई कामों में यूज किया जाता है, पढ़ लेना इसे। आगे बढ़ेंगे, यहां तक लिख लो जल्दी से, मिटा रहा हूं इसे मैं, कंप्लीट करो। एट्थ लेंगे,
एक दो और बचे एडिशन के अंदर। ये तो मैंने अभी तक लिए हैं होमोपॉलीमर, जिसमें एक ही तरह का पॉलीमर आया है। उसके बाद में कोपॉलीमर के भी कुछ एग्जांपल्स हैं। एट्थ है इथाइल एक्राइलेट। इथाइल एक्राइलेट, एक्राइलेट, इथाइल एक्राइलेट से पॉलीइथाइल एक्राइलेट बनेगा और इसका यूज है, ये बना पॉलीइथाइल एक्राइलेट, पॉलीइथाइल एक्राइलेट, ठीक है। और यूज तो है इसका, यूज मुझे ध्यान नहीं है इसका, टेबल में देख के बताता हूं। रबर लाइक यूजेस है, रबर लाइक पॉलीमर है, स्ट्रेचेबल है ना, उसी तरह का कुछ है। नेक्स्ट है मिथाइल मेथ एक्राइलेट, मिथाइल मेथ एक्राइलेट, ठीक है। ये रहा C डबल, यहाँ CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3। ये तो है मिथाइल, एस्टर पे ऑक्सीजन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये मिथाइल नहीं होता तो एक्राइलिक एसिड का ही तो एस्टर है, तो मिथाइल एक्राइलेट है बस। जैसे यहाँ इथाइल एक्राइलेट है, बस यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नेम है मिथाइल, इस मिथाइल के लिए मेथ एक्राइलेट, मेथ इसके लिए बोला जाता है एक्राइलेट, एक्राइलेट। और इसका पॉलीमराइजेशन किया जाए, पॉलीमराइजेशन किया जाए तो इस तरह का पॉलीमर बनेगा, इसे कहा जाता है पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, पम्मा। इसके कई नेम हैं, प्लेक्सीग्लास भी है और ल्यूसाइट भी है, और भी कई नेम है। ट्रांसपेरेंट होता है ना, कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन आसानी से नहीं टूटता, तो लेंसेज में इसका यूज किया जाता है, आंखों के लेंसेज में इसका यूज किया जाता है। और एयरक्राफ्ट्स के विंडोज़ जो होती हैं वो भी, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। हार्ड है एयरक्राफ्ट में जो विंडोज़ लगाई जाती है, जो उसमें कांच की जगह इसका यूज़ किया जाए, वरना तुम लोगों को जैसे कोई हो और कांच मार दिया, ज़्यादा मोटा सा कांच होगा तो फिर भी सहन कर लेगा, मेरा जैसा आदमी मार देगा तो टूट जाएगा ना, तो इसलिए इसके बनाए जाते हैं, है ना। एयरक्राफ्ट्स में कईयों में जगह इसका यूज़ किया जाता है, चश्मे वगैरह में भी इनके लेंसेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं और अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है, ईजिली नहीं टूटते हैं। तो ये तो हो गए होमोपॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में भी होमोपॉलीमर मैक्सिमम मैंने कवर कर लिए हैं, एनसीईआरटी में जितने हैं ज़्यादातर केसेस में मैंने इनको कवर कर लिए। यूजेस ज़रूर मैंने नहीं लिखे, मैक्सिमम तो बोल दिए हैं यूज़ मैंने। नेक्स्ट लेते हैं इसी के अंदर कोपॉलीमर। अब यहीं से 10th नंबर से स्टार्ट करूंगा, इसको तो लिखो, 10th स्टार्ट करता हूं कोपॉलीमर एडिशन के अंदर। टेंथ लेता हूं, ब्यूना एस बनाना है मुझे, ब्यूना एस, ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन, एस मतलब स्टायरीन, Na मतलब सोडियम, सोडियम का यूज किया जाता है इसमें, तो ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन, ये रहा स्टायरीन।
इसे 3:1 की रेशियो में मिलाया जाता है और सोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन की जाती है तो ब्यूटा एस बनेगा। अच्छा, ये तो यार मैंने कोपॉलीमर इसका ले लिया। एक मिनट, अभी मैं कोपॉलीमर ना लेके होमोपॉलीमर भी लेता हूँ। रुको, होमोपॉलीमर में अभी बचा है ब्यूटाडाइन की होमोपॉलीमर, 10th में ही ले रहा हूँ होमोपॉलीमर। ये है ब्यूटाडाइन का पॉलीब्यूटाडाइन, ये देखो इस तरह से। ये कौन है? ब्यूटाडाइन। इसमें 1,4 एडिशन होगा। ये बॉन्ड यहां गया, ये बॉन्ड आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ फिर आगे से आगे बढ़ते गए और इस तरीके से ये CH2, ये कॉर्नर वाला, फिर यहां का CH, फिर इन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड और फिर है CH CH2। इस तरह से क्या है ये? पॉली ब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन बना। मैंने कहा था कि पॉलीब्यूटाडाइन और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उससे बनते हैं इलास्टोमर्स, जिनमें इलास्टिसिटी का कैरेक्टर होता है। रबर भी इन्हीं के डेरिवेटिव्स में से आता है। नेक्स्ट लेते हैं आइसोप्रीन का पॉलीआइसोप्रीन बनेगा। देखो ये ब्यूटाडाइन ही है, ये ऊपर वाला ही है, ऐसे थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया मैंने। और यहाँ CH3 है, ये CH2, ये CH2 और इस तरीके से है। तो इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हुए और पॉलीमराइजेशन किया गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ में कुछ इस तरीके से। CH3, यहाँ CH2, ये पिछले मॉलिक्यूल के साथ यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा बीच में और ये फिर आगे CH2 अगले मॉलिक्यूल के साथ में। यहाँ ध्यान से देखिए, इस तरह का पॉलीमर बनेगा। इसमें H मैंने जानबूझ के CH2 और CH2 को नीचे लिखा है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है ना, CH2 सेम साइड है, डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल इसमें शो करता है। ये है नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर है, ठीक है। और नेचुरल रबर में ये इस कंपाउंड को कहा जाता है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन याद रखना इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रीन। तो ये पॉली आइसोप्रीन हो गया। तो पॉली आइसोप्रीन में भी और सभी जो डबल बॉन्ड है वो क्या है? सिस टाइप के हैं। तो ऑल सिस बोल देता हूं इसको, ऑल सिस पॉली आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, ठीक है। ये नेचुरल रबर है। अब नेचुरल रबर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो इसमें वल्केनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। वल्केनाइजेशन में क्या होता है? नेचुरल रबर में थोड़ा सा सल्फर डाल दिया जाता है, बहुत सारा नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% तक सल्फर डाला जाता है और उसे हीट किया जाता है। मॉल्टन रबर में सल्फर डाला जाता है, सल्फर डाल के उसे थोड़ा सा हीट करते हैं, उसे मॉल्टन स्टेट में ले आते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि इनकी जो चेन्स हैं, पॉलीमर की जो चेन्स हैं, उनके बीच में सल्फर के ब्रिज बन जाते हैं और सल्फर के ब्रिज बनने के कारण इनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ड्यूरेबिलिटी आती है, थोड़ी स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती है, ठीक है ना। उसे वल्केनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। वल्केनाइजेशन प्रोसेस को मैं लिखता हूं, आप लिखो, यहां तक तो कंप्लीट करो, जल्दी से लिख लो इसे। मिटा देता हूं मैं इसे। मैंने वल्केनाइजेशन यहां लिख दिया है। क्या है? जैसा मैंने बोला था वही है। नेचुरल रबर इज नॉट मच मोर इलास्टिक, बताया था, एंड नॉट ड्यूरेबल। फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर इज ट्रीटेड विद सल्फर, 3 to 5% सल्फर। दिस प्रोसेस कॉल्ड वल्केनाइजेशन, ये लिखना है आप लोगों को। Vulcanized rubber is relatively more elastic and have high tensile strength, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि सल्फर के क्रॉस लिंक उन चेन्स के बीच में, जो सल्फर रबर की चेन्स हैं उनके बीच में बन जाते हैं। जैसे ये नेचुरल रबर है, यहां डबल बॉन्ड, यहां मिथाइल, फिर यहां डबल बॉन्ड, यहां मिथाइल, ऐसे तो चलता है नेचुरल रबर, इसी तरह से होगा। तो इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि है ना, एक चेन्स है इस तरीके से। तो ये नेचुरल रबर की चेन है,
है ना, नेचुरल रबर की चेन्स है, उनके बीच में कहीं डबल बॉन्ड्स हैं, वो मैंने ऐसे शो कर दिए कि डबल बॉन्ड है कहीं पर, ये डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, है ना, इस जगह डबल बॉन्ड्स हैं, मिथाइल भी जुड़ा हुआ है साथ में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे केवल इंडिकेशन करना है कि हाँ इस तरीके से है। तो इसका वल्कनाइजेशन किया, सल्फर इसको लिक्विड बना दिया, लिक्विड स्टेट में लेगा हाई टेम्परेचर पर, सल्फर की फ्यूम्स पास की, सल्फर की फ्यूम्स पास करोगे तो ये कुछ कुछ जगह से, सब जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह से डबल बॉन्ड खत्म होगा, और डबल बॉन्ड खत्म होने पर वहाँ सल्फर जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ का और यहाँ का डबल बॉन्ड खत्म हो गया, तो इस कार्बन के बीच में सल्फर, यहाँ सल्फर जुड़ गया, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, दो तरह के सल्फर बॉन्ड बनते हैं, ये ब्रिज बॉन्ड सिंगल सल्फर का भी होता है, डबल सल्फर का भी ब्रिज होता है। इस तरीके से कहीं कहीं बीच बीच में कुछ जगह, सब जगह नहीं, सल्फर के ब्रिज बन जाते हैं, और ये सल्फर के ब्रिज के कारण इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा अगर सल्फर डाल दोगे तो हार्ड हो जाएगा रबर। जैसे 5% वाला जो रबर होता है उसका यूज तो टायर्स में किया जाता है, क्योंकि टायर थोड़े हार्ड होने चाहिए, घिसने नहीं चाहिए, लेकिन और भी ज़्यादा सल्फर डाल दोगे तो इतने हार्ड हो जाएंगे तो फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा उनके अंदर। और बहुत ज़्यादा आप बहुत कम सल्फर डाल दोगे तो उस केस में वो बहुत जल्दी घिस जाएंगे। तो 5% तक का जो सल्फर यूज़ किया जाता है वो तो टायर्स बनाने में, इस तरह का रबर बनाने में यूज़ किया जाता है, और 1 से लेकर 1% तक का भी सल्फर यूज़ करते हैं। तो ये रबर बैंड का इलास्टिक होता है ना, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, इलास्टिसिटी ज़बरदस्त है। तो 1% 2% तक का जो सल्फर है यूज़ किया जाए तो रबर बैंड वाला इलास्टिक वाला रबर बनता है, और 5% तक मिलाओगे तो हार्डनेस बढ़ती जाएगी। तो ये वल्कनाइजेशन प्रोसेस है। ये 9th था नेचुरल रबर, 9th नहीं 11th था। 12th लेते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग, एडिशन पॉलीमर ही चल रहे हैं अभी। ट्वेल्थ है, एक और रबर है, ये भी आइसोप्रीन ही है, ये भी आइसोप्रीन है, बस इस तरीके से लिखा है, इससे अलग टाइप का रबर बनता है, इसका पॉलीमराइजेशन किया गया तो ये भी रबर ही है, बट इसे गट्टा पारचा रबर कहा जाता है। ये भी आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन, और इससे बनता है इस तरह का ऑल ट्रांस, मतलब जितने भी डबल बॉन्ड हैं वो ट्रांस हैं, पॉलीआइसोप्रीन, और इसे गट्टा परचा रबर भी कहा जाता है। वही रबर है, मतलब वैसा ही रबर है जैसे मैंने नेचुरल रबर बताया, तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसमें डबल बॉन्ड सभी ट्रांस है। 13 है, यहाँ क्लोरीन की जगह, मिथाइल की जगह अगर क्लोरीन यूज किया जाए तो इस रिएक्टेंट को कहा जाता है क्लोरोप्रीन, इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्रीन, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब पॉलीमर बनता है, उसे कहा जाता है नियोप्रीन। पॉली और ट्रांस ही होता है इसमें भी। ये है ऑल ट्रांस पॉली क्लोरोप्रीन, और इसे नियोप्रीन भी कहा जाता है। नियोप्रीन, पॉलीमर का नाम नियोप्रीन है ना, नियो के बीच में गैप नहीं है, और ये सिंथेटिक रबर भी है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, नेचुरल रबर से भी ज़्यादा होती है। तो ये तो सभी अभी तक जो लिए थे ये होमोपॉलीमर हैं। 1,2 एडिशन वाले भी लिए हैं, और डाईईन के जो लिए हैं मैंने 1,4 एडिशन के भी लिए हैं। ऐसे ही कुछ कोपॉलीमर्स लेते हैं, एडिशन पॉलीमर में ही कुछ कोपॉलीमर हैं, लिख लीजिए यहाँ तक, फिर एग्जांपल्स ऑफ कोपॉलीमर लूंगा।
एडिशन में ही चल रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ कोपॉलीमर। फोर्टीन आना चाहिए, 12, 13, 14 आना चाहिए। ब्यूना एस लेता हूँ, ब्यूना एस, ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये 3:1 की रेशो में मिलाया जाता है। सोडियम इसके लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं और स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, इसके भी साथ में ये आगे की तरफ इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड, ये आगे चला जाएगा CH और यहाँ PH और ये यहाँ CH2 और इस तरीके से बनेगा। ये क्या है, ब्यूना एस। इससे जूतों के सोल बनाए जाते हैं, जल्दी से घिसते नहीं है। ये भी है तो इलास्टिक टाइप का ही। टायर्स में भी इसका भी यूज़ किया जाता है, टायर्स में यूज़ करते हैं, सोल वगैरह इसके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट लेता हूं ब्यूना एन, ब्यूना एन एक्राइलोनाइट्राइल 3:1 के रेशो में मिलाया जाता है। ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल वही सोडियम, इसमें भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है जो ऊपर है, बस डिफरेंस इतना है कि वहां पीएच है, यहाँ साइनाइड है। साइनाइड ब्यूना एन, एन से नाइट्राइल समझ लो आप, ब्यूना एन। ब्यूना एन से ये ऑयल टैंक्स में इसकी यूज़ किया जाता है, सील वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ऑयल टैंक्स में जो वॉशर्स हैं, सील वगैरह हैं, गैसकेट्स में इसका यूज़ किया जाता है। और भी हैं, ABS एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, इनका यूज़ करें तो ABS बनता है। ABS ही बोला जाता है। A से एक्राइलोनाइट्राइल, B से ब्यूटाडाइन और S से स्टाइरीन, ये पॉलीमर बनते हैं। और इसका यूज़ बताता हूँ, अनब्रेकेबल प्लास्टिक बनती है इससे। जैसे कार में जो डैशबोर्ड होता है, जो उसका व्हील होता है, मतलब जो स्टीयरिंग होता है, ये जो होते हैं, और आगे का जो बम्पर होता है, वो क्या के बनते हैं, ABS के बन जाते हैं। मतलब थोड़ा शॉक भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पहले तो मेरे को याद है एम्बेसडर के अंदर वो लोहे के वो होते थे आगे उसके बम्पर, तो वो किसी से भी भिड़ जाती थी ना, तो अगले का नुकसान होता था, एम्बेसडर का नुकसान नहीं होता था। लेकिन आजकल जो बनाते हैं ABS के भी बनाते हैं, अंदर लोहा तो होता ही है, लेकिन ऊपर जो होता है वो प्लास्टिक का जो पोर्शन है वो ABS का होता है उसमें। और इसके अलावा भी हैं बहुत सारे, ABS का भी होता है। तो फिर तो वही थी, बढ़िया थी, एम्बेसडर थी। लेकिन उसमें क्या होता था कि थोड़ा बहुत टच हो गई तो दूसरे का नुकसान होगा, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी से कहीं है ना एक्सीडेंट हुआ, टक्कर लगे, तो क्या होता था, सारा का सारा जो शॉक है वो अंदर ड्राइवर पे आएगा, अंदर बैठे हुए जो सवारियां हैं उन पर आएगा और वो जाके टकराएंगे। मतलब शॉक जो होता है पूरा का पूरा जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उनके अंदर बैठने वालों पे। लेकिन ABS के जो होते हैं, प्लास्टिक वाले होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक जो होते हैं वो तो खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे अंदर बैठने वाले के ऊपर शॉक ना लगे, मतलब कम से कम उसे धक्का लगे जिससे कि वो आगे की तरफ जाए। चलो ये तो छोटी मोटी बातें बता दी मैंने, यहाँ तक हो गया। ये तो एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर के बाद ही मैं कंडेंसेशन पॉलीमर भी ले लेता हूँ, जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करता हूँ, फटाफट लिखो इसे। तो फिर लेते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर समझ में आ गया होगा, यहां समझने का कुछ था नहीं, बस स्ट्रक्चर्स रटवाने की कोशिश की है मैंने, 2 3 बार लिख के उनके बारे में बोल के और इतनी धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाने के, केवल मैंने स्ट्रक्चर्स लर्न करवाने की कोशिश की है कि आप याद कर सको, यूजेज भी याद कर लोगे। ये इनको पढ़ लोगे ना अच्छी तरह से, थोड़ा धीरे धीरे जितना मैंने पढ़ाया है उसी टाइम को भी अगर आप यूज करके पढ़ लोगे और लिख लोगे तो ये सब लर्न हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हो, सारे एक साथ लर्न करने की कोशिश करते हो, तो नहीं होगा। आप इतना टाइम देते ही नहीं हो जितना मैं टाइम, जितने धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं। जल्दी से लिखो। नेक्स्ट लेते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। रोक देता हूं इसे, मैं मिटाऊंगा पहले। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेंगे अब
कंडेंसेशन पॉलीमर्स के लिए, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के लिए। तो फर्स्ट कैटेगरी लेता हूं मैं पॉलीअमाइड्स की, पॉलीअमाइड्स। नाइलॉन, नाइलॉन के डेरिवेटिव इस तरह से आएंगे। फर्स्ट तो इसमें है 1 नाइलॉन, नाइलोन। नाइलोन जो वर्ड है वो न्यूयॉर्क और लंदन से मिलके बना हुआ है। नाइलोन, नाइलोन, न्यूयॉर्क, लंदन। एक्चुअली अब मैं हिस्ट्री में तो नहीं जानता इसका, लेकिन किसी ने मुझे बताया था, मैंने पढ़ा नहीं था, किसी ने मुझे बताया था कि जब नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन हुआ तो न्यूयॉर्क और लंदन के 2 साइंटिस्ट के ग्रुप्स थे, उन्होंने एक साथ दावा किया था कि भाई हम लोगों ने नाइलॉन बनाया, या बाय चांस वो एक साथ बने थे। छोड़ो हिस्ट्री से क्या मतलब है हमें। नाइलॉन जो है वो बनाया जाता है कैप्रोलैक्टम से, आपको बता चुका हूं ये तो मैं। कैप्रोलैक्टम बनाया था हम लोगों ने बैकमैन्स रीअरेंजमेंट में। ये है कैप्रोलैक्टम, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कैप्रो लैक्टम, लैक्टम, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यहां OH और यहां NH2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां आएगा NH2, ठीक है। ये वाला कंपाउंड बना और इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से n नंबर ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा, तो ये NH2 ग्रुप अगले मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमाइड बनाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड पिछले मॉलिक्यूल NH2 के साथ में बनाएगा, और यहाँ 5 CH2 ग्रुप बीच में जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, कुछ H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे, n नंबर ऑफ H2O निकले या n2n/1 निकले, जो सा भी है, कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स निकले हैं, और इस तरह का पॉलीमर फॉर्मेशन होगा। 5 CH2 ये रहे, फिर NH2 है, NH है, फिर आगे से आगे ये जुड़ते जाएंगे ऐसे कैसे। तो ये क्या है, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का यूज, नाइलॉन सभी के सभी जो हैं वो फाइबर्स में यूज किए जाते हैं, इनके थ्रेड्स बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, बहुत आसानी से नहीं टूटते हैं। टायर्स में इनका एक फ्रेम बनाया जाता है, टायर्स में इनका एक नेट बनाया जाता है जो रबर के बीच में होता है, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। नाइलॉन भी स्ट्रांग है, नाइलॉन 6 भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6 ये किससे बनता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नाइलॉन 6 तो बना था, और ये हेक्सामिथाइलिन अमीन से। यहाँ 5 CH2 हैं, 6 हैं, यार कैसे बनाऊँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ NH2 है, यहाँ NH2 है, 1 2 3 4 5 6 CH2 बीच में है, इसलिए हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। और एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में भी टोटल कार्बन कितने हैं, 10 कार्बन है, टोटल कार्बन 6 है। C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, C डबल बॉन्ड O, OH। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके लिए गए, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके लिए, हीट वीट किया मेथड से, H2O का मॉलिक्यूल निकला, नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ, फिर इस C डबल बॉन्ड का बॉन्ड इस तरफ के NH2 से, मतलब आगे वाली चेन के। तो इस तरीके से एक बड़ी सी चेन बनेगी, जिसे मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ कि यहाँ NH है, यहाँ CH2, 6 CH2 बीच में कर दिए ये वाले, फिर C डबल बॉन्ड O ये वाला, और 1 2 3 4 कार्बन इस तरफ, CH2 बीच में 4 कर देता हूँ, और यहाँ C डबल बॉन्ड O आगे चलता जाए, तो ये बन गया नाइलॉन 6। नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 10 भी होगा, मैं नहीं लिख रहा उसमें ये तो एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड की जगह 10 कार्बन वाला, टोटल कार्बन 10 होंगे उसमें, दोनों तरफ COOH होंगे, तो टोटल कार्बन 10 कार्बन वाला डाइओइक एसिड का यूज करेंगे, जिसे सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है, और उससे नाइलॉन 6 10 बन जाता है।
वो भी पॉलीअमाइड्स है, और पॉलीअमाइड्स की चेन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती थी। फाइबर्स वाला केस बताया था तब मैंने। ठीक है, लिखो इसे। इसके बाद लेता हूं पॉलीएस्टर्स वाले केसेस। मिटा रहा हूं इसे, तो मैं इतनी देर लिख भी नहीं सकता। बी पार्ट है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर्स, जिसमें फर्स्ट लेता हूं टेरिलीन। टेरिलीन, डेक्रोन भी कहते हैं इसे, डेक्रोन। टेरिकॉट के कपड़े नेम तो सुने होंगे, टेरिकॉट है ना, कपड़ों का ना तो सुना ही होगा। टेरिकॉट मतलब टेरिलीन प्लस कॉटन। कभी पॉलिस्टर के धागे सुने हैं? पॉलिस्टर के धागे या पॉलिस्टर के कपड़े। पॉलिएस्टर के कपड़े का मतलब है एक तो टेरिलीन मिलाते हैं जो कि पॉलिएस्टर होता है, और कॉटन भी मिलाते हैं उसमें। प्योर पॉलिस्टर तो टेरिलीन के ही होते हैं, हालांकि टेरिलीन ही एक पॉलिएस्टर नहीं, बहुत से टेरिलीन में, बहुत से पॉलिएस्टर्स में से टेरिलीन भी एक पॉलिएस्टर है। ठीक है, तो टेरिलीन क्या है? टरथैलिक एसिड से बनता है। ये तो है टरथैलिक एसिड या टेरिथैलिक एसिड बोल देते हैं, मैं तो टर बोलता हूं, आप टेरी बोल देना। टेरिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके हैं। कोई प्रोसेस किया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया और H2O के मॉलिक्यूल निकले, फिर आगे से H2O के मॉलिक्यूल निकले और ये बना टेरिलीन। इसमें आप देखिए अमाइड बॉन्ड्स, एस्टर बॉन्ड्स हैं। ये बन गया टेरिलीन। दूसरा है ग्लिप्टल। टेरिलीन का यूज़ तो मैंने बता ही दिया ना, फाइबर्स में यूज़ करते हैं, धागे वगैरह बनाए जाते हैं, इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, पैराशूट भी बनाया जाता है। पैराशूट का कपड़ा टेरिलीन का ही होता है। और भी क्या बोलते हैं, रेनकोट वगैरह भी बनाए जाते हैं। ग्लिप्टेल, यहां पैरा आइसोमर की जगह ऑर्थो आइसोमर ले लिया जाए, मतलब थैलिक एसिड ले लिया जाए, तो प्रोडक्ट का नेम है ग्लिप्टेल। ये तो है थैलिक एसिड, n नंबर ऑफ थैलिक एसिड, n नंबर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, और H2O के मॉलिक्यूल्स निकल गए। तो इस तरह का पॉलीमर बनेगा। पेंट्स में एडिसिव्स के फॉर्म में पेंट्स में यूज किया जाता है, एडिसिव्स के फॉर्म में। यहां से इस तरह से आगे चलाते जाओ। काय में यूज करते हैं? इन पेंट। पेंट्स में एडिसिव्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। एडहेसिव, एडिसिव समझते हैं ना, चिपकाने वाले कुछ, इस फॉर्म में यूज किया जाता है। ये हो गया पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के बाद में और लेता हूं मैं, यहां तक तो लिख लीजिए। यूरिया के फॉर्मेल्डिहाइड के कुछ रेजिन्स बनते हैं, उनको लेते हैं हम। मिटा देता हूं, लिख लो इसे तो। सी पार्ट, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, जिसमें आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, सी उसी में ले लेता हूं मैं। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं फिनॉल चैप्टर में, जिसमें एक लीनियर पॉलीमर बनाया था मैंने। इनका स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं अब मैं। लीनियर पॉलीमर था नोवालैक, लीनियर पॉलीमर है नोवालैक।
नोवालैक या रीसॉल भी जिसे कहा जाता है। ये भी पेंट्स में एडिसिव्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। एक 3D पॉलीमर बताया था, बैकेलाइट, जो स्विचेस वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। दोनों की स्ट्रक्चर आप फिनॉल में पढ़ें, वहीं बताई हुई है। फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से की थी, लेडरर मानस रिएक्शन, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट्स बने थे उनसे पॉलीमराइजेशन करवाया गया था। ऑर्थो प्रोडक्ट से बनता था नोवालैक, और मिक्स्ड प्रोडक्ट से बनता है 3D पॉलीमर बैकेलाइट, जो कि हार्ड होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। और स्विचेस वगैरह मैंने बताया था, प्रेशर कुकर का जो हैंडल है ब्लैक कलर का, वो इसी से बनता है। नेक्स्ट है मेलमैक। मेलमैक, मेलमेक, यार एक मिनट में इसकी स्पेलिंग देखो यार, नहीं तो मेलेमाइन, मेलमैक, मेलमैक, ये क्या है? ये है मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। इससे अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाई जाती है, कप प्लेट वगैरह बनते हैं आजकल प्लास्टिक टाइप के, इजीली नहीं टूटते, ऊपर से गिर जाएगी तो टूटेंगे नहीं। तो इसे तो कहा जाता है मेलमैक। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा था कि मेलमैक में नाइट्रोजन में कितने, मतलब मेलमैक में कितने लोन पेयर होते हैं, ऐसे पूछा था। अब कई स्टूडेंट्स को तो मेलमैक का स्ट्रक्चर ही नहीं पता। मेलेमाइन में पूछा था, मेलेमैक में नहीं, मेलेमाइन में। ये है मेलेमाइन। मेलेमाइन में पूछा था, तो आपको दिख रहे हैं कितने लोन पेयर हैं? 6 लोन पेयर हैं सभी नाइट्रोजन्स पे। मेलेमाइन की रिएक्शन की जाती है फॉर्मेल्डिहाइड से। तो फॉर्मेल्डिहाइड, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, आपको याद है ना, इस तरह से रिएक्शन करेगा। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है इस कार्बन के साथ, तो नाइट्रोजन का H यहाँ चला गया, तो इस तरह से नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, और यहाँ NHCH2OH, यहाँ NH2, यहाँ NH2, ये कंपाउंड बना। और भी ऐसा नहीं है इसी जगह रिएक्शन करे, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। फिर और हीट वेट किया गया, पॉलीमराइजेशन किया गया, तो यहाँ का OH है, फिर इस तरफ के कहीं H है, वो बाहर निकलते जाएंगे और पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा इस तरह का, जिसे मेलमैक कहा जाता है। पॉलीमर का नेम मेलमैक है। आगे से आगे H2O निकलते जाते और इस तरह के पॉलीमर बनते हैं। अब मैं एक साइड का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाइट्रोजन्स तो हैं ही 3। थ्री डी पॉलीमर है, बेकेलाइट की तरह ही काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये मेलमैक है। नेक्स्ट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये भी पॉलीमर है, यूरिया का पॉलीमर है। ये रहा यूरिया, इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से की गई, तो वही वैसे के वैसी रिएक्शन है। इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी, 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन कराई मान लो। तो यहाँ NHCH2OH, NHCH2OH, 2 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, फिर उनमें और हीट वीट किया, तो यहाँ से OH निकला, दूसरी साइड का H निकला, और इस तरह का एक पॉलीमर बना। इसका यूज भी मेलमैक की तरह ही है। ये भी पॉलीमर है, बेकेलाइट की तरह, सॉरी, इसका यूज भी बेकेलाइट की तरह ही है। हार्ड होता है और
थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो इस तरह के कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर मैंने यहाँ बताए, तो एनसीईआरटी में भी इन्हीं को कवर किया हुआ है। हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी हैं कुछ, उनकी भी बात करते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए, फटाफट लिखो इसे। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर लेते हैं, मिटा देता हूँ इसे। नेक्स्ट से हेडिंग डाल लीजिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बहुत यूजफुल है। जैसे सबसे बड़ी जो मैंने बताया प्रॉब्लम्स पॉलीमर की, जैसे पॉलीथीन है, नेचर में पड़ी है, मतलब आपने कोई पॉलीथीन या पॉली इथाइलिन का कोई आइटम यूज़ किया और यूज़ होने के बाद उसे फेंक दिया, तो वो नेचर में पड़ा रहेगा कई सालों तक, हो सकता है हज़ारों सालों तक, हज़ार तो ज़्यादा बोल गया, पर हज़ारों सालों तक भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने प्लास्टिक की बॉटल डाल दी, मिट्टी में दब गई, फिर वो तो वो हज़ारों सालों तक हो सकता है अनग्रेडेड फॉर्म में वैसे के वैसे पड़ी रहे, तो ये तो नुकसान है ना हम लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत हार्मफुल है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज़ अगर किया जाए, ऐसा पॉलीमर जो बायो वेस्ट है ना, ये मतलब ये एनवायरनमेंट में जाएगा, पड़ा रहेगा, कुछ दिनों में एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा या किसी ऑक्सीडेशन मेथड से, किसी ना किसी तरह से वो डिग्रेडेड हो जाएगा और नेचर में वापस मिल जाएगा। तो ऐसा पॉलीमर तो बहुत बढ़िया है। याद कीजिए, आप तो खैर आप लोगों को पता नहीं होगा, पहले के ज़माने में जहाँ तक मुझे याद है कि है ना, कोई चोट लग जाती थी तो टाँके लगते थे, फिर उन टाँकों को निकलवाने जाना पड़ता था, वो कट करते थे फिर टाँकों को निकाल दिया करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता। अगर कहीं से चोट लग जाए थोड़ी ज़्यादा, किसी के ज़्यादा ना करे, भगवान करे, भगवान ना करे कि तुम्हारे लगे, लेकिन होता ही है नेचर में। तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती हैं, तो आजकल जो ये टाँके यूज़ किए जाते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि वो अंदर ही गल जाते हैं, बायोडिग्रेडेड होते हैं, बॉडी में चले जाते हैं। जैसे अंदर ऑपरेशन करना हो, हार्ट का ऑपरेशन करना हो, वॉल वगैरह की सिलाई करनी हो, तो ऐसे टाँकों का यूज़ किया जाता है, अंदर ही गल जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि थोड़े दिन पहले तो उसमें वाल लगाया, फिर 5 दिन बाद में वो वापस चीर के उस टाँकों को निकाला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जैसे कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल का ऊपर का जो केस है, आप लोगों को कोई ऐसा मेडिसिन आप लोगों को देनी है कि अंदर जाए और एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर, बॉडी में एक पर्टिकुलर एरिया में, स्टमक में या आगे इंटेस्टाइन में, पता नहीं जहाँ भी जाए, और उस पर्टिकुलर जगह जाकर फिर उसका जो मेडिसिन है ना वो रिलीज हो। तो ऐसा उसका जो बायोडिग्रेडेबल एक केस बनाया जा सकता है, कैप्सूल बनाया जा सकता है कि वो पर्टिकुलर उस जगह के जाके एंजाइम से ही डिग्रेडेड होगा। ऐसे ही होता है कैप्सूल में जो मटेरियल होता है उसको डायरेक्ट खा लो तुम, ना करेगा असर। तो वो केस जो होते हैं वो इसीलिए बनाया जाता है कि एक पर्टिकुलर जगह जाएगा और उसी जगह वो उन पर्टिकुलर एंजाइम से या एसिड से या किसी और जो भी है उनसे रिएक्शन करके डिग्रेडेड हो जाएगा। ये बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का आजकल बहुत रिसर्च चल रही है इन पर, जिनमें से 2 नेम तो बहुत अच्छे हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब इतना बड़ा नेम है। अरे कुछ नहीं है, देखो ब्यूटायरिक एसिड का मतलब 4 कार्बन वाला एसिड, ये रहा, ये ब्यूटायरिक एसिड, ये है ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। इसकी ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन पर OH है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ठीक है। वैलेरेट का मतलब होता है वैलेरिक एसिड का एस्टर। तो देखो ये ऐसा कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला होता है वैलेरिक एसिड है ना, वैलेरिक एसिड। इसकी भी बीटा पोजीशन पर OH लगाना है। तो इसको कैसे बनाऊं मैं, यहाँ OH,
हाँ देखो 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाला, और इसकी बीटा पोजीशन पे लगाना था, बार बार वैसे ही बन जाता है। ये लो 1 2 3 4 5 कार्बन वाला, ये वैलेरिक एसिड है। वैलेरिक एसिड की बीटा पोजीशन पर OH है, अल्फा बीटा गामा। तो नेम क्या हो गया इसका? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड को ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं कॉमन नेम, और इसका नेम है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड। इसमें एस्टरिफिकेशन, यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकला, फिर अगले मॉलिक्यूल से, फिर पिछले मॉलिक्यूल से, और एक पॉलीमर बना जिसका नेम है PHBV। PHBV भी कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये। कैप्सूल्स वगैरह जो मेडिसिन की कैप्सूल है उनके केसेस बनाने में यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि यहाँ ऑक्सीजन है, चलने दो, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, जाने दो ऑक्सीजन के साथ में, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर ऑक्सीजन, और फिर आगे चलने दो इसको। इस तरह से बनेगा ये PHBV, ये याद रखना है आप लोगों को। एक और होता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इसके साथ। तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 मतलब 6 कार्बन वाला इसमें लेते हैं। एक तो C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ CH2, और यहाँ OH, यहाँ NH2, ग्लाइसिन है ये। क्या है? ग्लाइसिन, 2 कार्बन वाला अमीनो एसिड। और यहाँ है 6 कार्बन वाला, 6 कार्बन रखने, 1 2 3 4 5 6, ये लो एक साथ कर देता हूँ, ये 5 और ये 6, ठीक है। ये है 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड, इनमें रिएक्शन किया जाए तो अमाइड बनता है। यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकला, फिर आगे से H2O का मॉलिक्यूल, पीछे से H2O का मॉलिक्यूल, और ये इस तरह का नाइलॉन 6 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड O, और अगेन वही स्ट्रक्चर। इस तरह से पॉलीमर बनते हैं। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके हैं। कुछ H2O के मॉलिक्यूल निकले, कंडेंसेशन पॉलीमर है। यहाँ भी H2O के मॉलिक्यूल निकले, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये बना नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 भी बोलते हैं, कई बार नाइलॉन 2,6 भी बोल देते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो मैंने पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर बता दिया। काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर्स आप लोगों को लर्न हो गया होगा, हालांकि मैंने थोड़ा धीरे धीरे बताया। अब इनकी एक टेबल मैं देता हूँ, उस टेबल को अच्छी तरह से पढ़ो और इनके यूजेस आप लोगों को पढ़ने हैं। टेबल देखो जल्दी से तो क्या, आराम से देखो टेबल, देखो अब इसको, और तसल्ली से इनके यूजेस पढ़ो। मैं देता हूँ टेबल अभी लिखी। तो ये कुछ पॉलीमर्स की टेबल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, किसी बुक में से, बुक का नेम नहीं बताऊँगा। और इसमें ये देखिए फर्स्ट स्क्रीन पर ये 9 पॉलीमर्स हैं। मैक्सिमम पॉलीमर्स मैं ले चुका हूँ। कुछ पॉलीमर्स एक्स्ट्रा भी इसमें हैं, और भी हैं, अभी ये लिस्ट के अंदर आगे और भी देखना आप लोग। तो एक्स्ट्रा पॉलीमर्स भी इसमें हैं। वैसे तो NCERT में जितने पॉलीमर्स हैं वो ही हम लोगों को पढ़ने हैं, उसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। जितना मैंने बताया उतना ही NCERT में दिया हुआ है, मैक्सिमम वही पोर्शन पूछा जाता है। देखो फर्स्ट इथाइलिन दिया, पॉलीइथाइलिन बनेगा। सेकेंड से PVC बनता है। थर्ड पॉलीप्रोपाइलिन है। बस ये आप लोगों को इनके कुछ यूजेज 1-2 बार पढ़ लेने हैं। पॉलीस्टाइरिन 4th नंबर पे, टेफ्लॉन 5th नंबर पे ले लिया मैंने। 6th पे PAN जिसे ऑर्लोन भी कहते हैं। 7th नंबर पे वही पम्मा, PMMA, मैं पम्मा ही बोलता हूँ इसे। 8th नंबर पे है वही PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट। मैंने कहा था ना एडिसिव्स में यूज़ करते हैं पेंट वगैरह में, ये मान लो आप, तो ये फेविकॉल है।
9th पर है वही ब्यूटाडाइन का पॉलीमर। तो इस लिस्ट को आप अच्छी तरह से देखो, फर्स्ट वाली जो लिस्ट है, वीडियो पॉज करो इसका। और भी है, मैं आगे और टेबल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं इतनी सी हैं। इसे आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी करो इसका, या फिर कोई PDF के फॉर्म में प्रिंट निकालना चाहो तो वो देख लो यार, मेरे समझ में नहीं आती ज़्यादा। तो आप लोगों को ये लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये कॉपी, ये पेज वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, ठीक है? ये लिख लिया होगा। नेक्स्ट सेकंड पेज पे बढ़ता हूं मैं। यहाँ 10 से 18 पॉलीमर हैं। इनमें से बहुत सारे पॉलीमर जो हैं वो आप लोगों ने देखे नहीं है, मतलब मैंने उनको पढ़ाया नहीं है। कुछ ऐसे पॉलीमर, जैसे पहला है सेरन, SAN है 11th पे। ABS तो मैंने बता दिया, 12th वाला ABS। और ब्यूटाइल रबर, ये देख लेना आप लोग। 14 ब्यूना S मैं बता ही चुका हूँ। 15 ब्यूना N ये भी हो चुका है। नियोप्रीन मैंने बताया था, सिंथेटिक रबर जिसे कहते हैं, 16 पर। 17 बताया था मैंने, टेरिलीन। डेक्रोन जिसे कहते हैं, क्लोथिंग में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कोडेल। ये ग्लिप्टेल के बाद में मेरे को बताना चाहिए था। कोडेल में थोड़ा सा करेक्शन करना, मोनोमर साइड में इन्होंने बनाया है जिसपे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, वो बेंजीन रिंग नहीं है ना, बेंजीन रिंग नहीं है। आप देखो सेकंड, जहाँ रिपीटिंग यूनिट्स हैं 18 में, जहाँ रिपीटिंग यूनिट्स की वाला जो कॉलम है उसमें एक रिंग एरोमेटिक है और दूसरी नॉन एरोमेटिक है, तो ये सही है। मोनोमर्स में वाली साइड में आप लोग इसमें ये जो बेंजीन रिंग है जिसमें 2 OH लगे हुए हैं, वहाँ बेंजीन रिंग ना करके साइक्लोहेक्सेन कर लेना, ठीक है? इसे आप लोग ध्यान से देखो, इसे कॉपी करो और क्या करना है, वीडियो पॉज करो और लिखो इनको। यूजेस तो लिखने चाहिए आप लोगों को। और देता हूं, और है मेरे पास। नेक्स्ट 19 से 23 तक ये कुछ पॉलीमर और हैं, देख लो इन्हें। ये 19 वाला ग्लिप्टेल ही है, अभी बनाया था थैलिक एसिड से, इन्होंने थैलिक एनहाइड्राइड से बना रखा है, कोई बात नहीं, वो तो बन जाता है। 20 वाला मैंने बता ही दिया, नाइलॉन 6 कैसे बनता है कैप्रोलैक्टम से, कि हाइड्रोलाइसिस के बाद में। 21 नाइलॉन 6 स्ट्रक्चर वापस देखो, वापस लिखोगे तो अब क्या, मुझे पता है तुम लिखने वाले तो नहीं हो, तुम इसे छोड़ के आगे चले जाओगे, यूजेज ही पढ़ोगे बस। लेकिन फिर भी एक थोड़ा टेबल तो बना ही लेना जिसमें यूजेज भी इनके एक साथ लिखे जा सकें, या फिर इनके यूजेज आप वहाँ लिखो जो भी नोट्स बनाए थे, जहाँ पढ़ाए थे मैंने, ठीक है? ये 23 तक है। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ता हूँ आगे। ये लीजिए 24 से 28 तक ये कुछ और पॉलीमर्स हैं, बेकेलाइट, नोवालेक वगैरह लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो इसे, स्ट्रक्चर्स भी समझ में आ जाएगी। और इनके यूजेस के लिए दिए हैं मैंने, तो मेनली ये टेबल यूजेस के लिए है कि आपको उनको यूज़ एक बार पढ़ लो और समझ लो, ठीक है? वीडियो पॉज करके इन चारों पेजेस को आप ध्यान से देख लो, पढ़ लो, समझ लो। तो ये पॉलीमर का मैंने पूरा पोर्शन बता दिया है, समझा दिया है, आप ध्यान से पढ़ो। ओके।